नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी ने आखिर जिसको एटम बम वो कह रहे थे उसको फोड़ दिया है। 5 तारीख अपेक्षित थी, 7 तारीख को उन्होंने उसको फोड़ दिया। आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, समझ चुके हैं उन्होंने क्या कहा है। हमने भी लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने चैनल पे दिखाया था, गिरिजेश वशिष्ठ वाले पे। यानी आपके पास पूरे मामले की डिटेल्स हैं। लेकिन ये करने के बाद राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ और देश को आने वाले समय में क्या हासिल होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। जिन लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, अगर 5 मिनट भी देखा है, वो एक परसेप्शन दिमाग में लेके चल रहे हैं। परसेप्शन कई चीज़ों का हो सकता है, जिसमें कि कैसे धांधली हुई, बीजेपी क्या करती है वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ा जो पर्सनैलिटी कल्ट है राहुल गांधी का, वो निकल के आया। एक आदमी इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करता है। आप कल्पना कीजिए, कोई कितना भी बड़ा वक्ता ये वो कहा जाता हो, माना उनकी भाषा जो है वो हिंदी खास तौर पे बहुत मुहावरेदार नहीं है, उनकी हिंदी में बहुत, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आदमी ने जो परफॉर्मेंस दिया है बीइंग अ लीडर, उसको देख के आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आसपास इस टक्कर में नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे एप्पल का सीईओ या गूगल का सीईओ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी प्रोडक्ट लॉन्च को संबोधित कर रहा हो। क्या बेहतरीन पीडीएफ में आंकड़े थे स्क्रीन पे, क्या शानदार तरीके से तथ्यों को रखा, किस तरह से उनको समझाया। और ऊपर से एक चीज़ और हुई, वो चीज़ ये हुई कि इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके जाने लगा तो पत्रकारों ने कहा कि हिंदी में भी बोलिए। एक शॉकिंग कंडीशन किसी के लिए भी, जिस आदमी ने इतनी देर तक इतना तफसील से इतने आंकड़ों को समझाया हो, उसको कहा जाए नहीं अब हिंदी में भी बताओ हमको। सफलता के साथ वो सारी चीज़ उसी तरह के बेहतरीन तरीके से उस आदमी ने प्रेजेंट की। लोग कहते हैं पप्पू है। कोई भी प्रखर वक्ता जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर इतना कैलिबर कभी देखने को नहीं मिला। एक जगह खड़े होते हैं आमतौर पे, उस जगह पे खड़े होके सामने दोनों तरफ ऐसी स्लेट जैसी लगी है जिसके ऊपर जो लिखा आ रहा है उसको पढ़ते जा रहे हैं, और 2 मिनट के लिए बंद हो जाती है तो इनकी बत्ती गुल हो जाती है। जैसे हमारे देश के एक बहुत सबसे बड़े नेता से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पूछ लिया कि आप कब आए, कब पहुंचे बताने में भी उनकी हालत खराब हो गई, और उन्होंने अनुवादक जो होता है उसकी मदद ली। तो ये एक पर्सनैलिटी में राहुल गांधी की एक नया आयाम जोड़ा, जिसको पूरे देश ने देखा। अभी तक राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या उनके जो शोज़ भी होते थे लोगों के साथ में, वो परफॉर्म तो करते थे। इसी तरह टहल के बाद भी की उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ कहीं पे, कभी इंटरव्यू फॉर्मेट में बात की, कभी डायस पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ये इम्प्रेशन जो आता है, ये जो एक छवि बनती है, वो इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बनाई, जो अपने आप में इस देश में एक मैसेज देने में वो कामयाब रहे कि राहुल गांधी एक कमज़ोर वक्ता नहीं है। ऐसा प्रेजेंटेशन किसी भी टॉप नॉच हॉन्चो का, किसी भी कॉरपोरेट के, इससे बेहतर नहीं हो सकता जो उस व्यक्ति का प्रदर्शन था। एक एक आंकड़ा उसकी उंगली पे, एक एक फिगर, एक एक जानकारी उसके हाथ में, बेहतरीन तरीके से, और इतने सारी भीड़ के सामने, और वो भी भीड़ पत्रकारों की हो। और इस देश में मीडिया का क्या हाल है, उस बीच में सवाल पूछ रहे हैं, कभी दैनिक जागरण का पत्रकार पूछ रहा है, कभी कोई पूछ रहा है, उनको भी उसी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। एक चीज़ तो ये, और दूसरी एक चीज़ और भी जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई, और वो दूसरी चीज़ ये थी कि
पहली बार देखिए 10 साल से कई दफ़ा कई तरीके से हम लोग इस पे जा चुके हैं कि भाई चुनाव में धांधली कैसे हुई होगी। अरविंद केजरीवाल में ईवीएम का एक डेमो करके दिखाया विधानसभा में। ईवीएम को लेकर बहुत सारे बातें हुई, बहुत सारे तकनीकी पहलू उसके डिस्कस किए गए, हमने भी किए। तो जो लोग भी ये डिस्कस कर रहे थे, चाहे ईवीएम की बात कर रहे हो चाहे वीवीपैट की कर रहे हो, सबके दिमाग में एक चीज़ तो स्पष्ट थी कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये पप्पू जो सामने बैठा है, ये एग्ज़ाम देके मिडिल क्लास का आया, इससे 3 नंबर की ज़्यादा उम्मीद नहीं करते थे, ये डिस्टिंक्शन से पास हुआ तो कैसे हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिसके मध्य प्रदेश राजस्थान हारने को लेकर हर आदमी को पता था, वो जीते तो कैसे जीते। बाद में लोगों ने उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन लगा दिया, आरएसएस सड़क पे आ गई, ये आ गया वो आ गया। आरएसएस तो पहले भी सक्रिय थी, मोदी शाह के आने के बाद आरएसएस में पावर कहां से आ गई। तो एक अनुमानों का दौर चलता था, सब लोग एनालिसिस करते थे, लेकिन पकड़ कोई नहीं पाता था रंगे हाथों कि चुनाव में धांधली हुई है, और हुई है तो कैसे हुई है उसके सबूत। इक्का दुक्का घटनाएं आती थी, लोग रोते पीटते मिल जाते थे, कभी ईवीएम जाती हुई पकड़ी गई, उस पर शोर हो जाता था, वायरल वीडियो हो जाता था। लेकिन एक सिस्टमेटिक, कंप्रिहेंसिव, सारे के सारे सबूतों के साथ जानकारी अगर कहीं रखी गई, देश में मोदी शाह के तथाकथित चुनाव घोटाले का पूरा ब्लूप्रिंट, कैसे घोटाला होता है, अगर कहीं कभी किसी ने सामने रखा तो पहली बार राहुल गांधी ने रखा है। अब यह तस्वीर इतनी साफ है कि इसको दुनिया की किसी भी अदालत में सामने रख दिया जाए तो फैसला स्पष्ट होगा, अगर जज साहब की नीयत खराब नहीं है तो। एक एक चीज आप सोचिए कि किस तरह से मेहनत की गई होगी, किस तरह के आंकड़े निकाले गए होंगे। बेंगलुरु के महादेवपुरम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,250,000 वोटर नकली मिले हैं, और ये इन्होंने पूरे देश का हाल नहीं बताया है, कुछ सैंपल लिए हैं जिनसे ये चीज़ें सामने आती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी सीटों का क्या सीन रहा होगा, जो राहुल गांधी के अपने असेसमेंट हैं। 1,02,50,000 वोट जो महादेवपुरा है, बेंगलुरु सेंट्रल का जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ 5 तरह की गड़बड़ियाँ मिली हैं। डुप्लीकेट मतदाता, आप सोचो एक आदमी 4-4, 5-5, 6-6 जगह पे वोटर रजिस्टर्ड है। क्यों है भाई, क्यों किया होगा उसने? वही आदमी यूपी में भी रजिस्टर्ड है, वही आदमी महाराष्ट्र में भी रजिस्टर्ड है। तो इसको देख के तो ऐसा लगता है कि एक भीड़ है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो हर जगह जहां चुनाव होता है वहां पर वो 1,50,000 लोग, 1,00,000-1,50,000 लोग पहुंच जाते हैं, और उनका नाम पहले ही मतदाता सूची में रजिस्टर करा दिया जाता है। और रजिस्टर कराने के बाद इससे जो तस्वीर उभर के आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो अपना वोट डालते हैं, उनका वोटर आईडी होता है। मैं कह रहा था कि जो है वो उसमें तो फ़ोटो होता है, कोई नकली वोट कैसे डाल देगा भाई, असली आदमी का फ़ोटो ही लगा हुआ है, वो वोट डाल रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, उसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तीनों जगह पे एक आदमी वोटर रजिस्टर्ड है। ये जो है अपने आप में वे एक साफ नमूना जो है बता रहा है। मुझे किसी ने बताया था, ग्रेटर नोएडा में एक अस्पताल है बहुत बड़ा, उस अस्पताल के मालिक नेताजी हैं। जब इलेक्शन होता है तो उन अस्पताल का उनके पूरे एक हिस्सा खाली करा दिया जाता है, और वहाँ पर सिर्फ बाहर से आए हुए लोगों को ठहराया जाता है, जो वोटिंग वाले दिन जाके वोट डालते हैं। तो ये सब लोग किसके नाम पे वोट डालते होंगे? जाहिर बात है कि उसी तरह के वोट, निश्चित तौर पे आप कमेंट में बताइएगा अगर आप जहाँ आपके कैंडिडेट के आसपास अगर आपने ऐसी कोई चीज़ देखी हो तो। चुनाव आयोग की भूमिका पे भी बहुत बड़ा सवाल हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग कर क्या रहा है? तुमने कैसे सत्यापन किया? एक आदमी 5 जगह कैसे रजिस्टर हो गया? और उसमें तो वोटर लिस्ट जो राहुल गांधी देखे तो फोटो भी लगे हुए हैं, नाम भी लिखा हुआ है, उम्र भी लिखी हुई है। 4-4, 5-5 जगह एक आदमी। इससे ज़्यादा तो सबसे बड़ी बात, एक घर के अंदर 800 वोटर, एक कमरे का मकान है, 800 वोटर। एक और फैक्ट्री है जिसमें कोई रहते ही नहीं है, उसमें सैकड़ों वोटर दिखाए गए हैं। इस तरह से 1 लाख वोटों की चोरी का
जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया, ये एक अपने आप में एक सिस्टमेटिक तरीका, जिससे हमको पता चलता भाई चुनाव में धांधली ऐसे हो रही है। अगर एक जगह पे 1 लाख वोटर ऐसे फर्जी होंगे तो उस जगह का चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? तो देश का लोकतंत्र जो है वो कैसे हाईजेक हो गया ना। फिर तो वो किसी ने भी किया हो, ये जिसके भी वोटर हों, हाईजेक हो गया ना। इसके साथ साथ जो फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6 क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब आप वोटर नए बनते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर्म भरते हैं, उसको भी अपने आप में उस पर एक सवाल उठ गया, कैसे? मैं अगर अपने इलाके में वोटर बनने के लिए जाता हूं तो मेरे पते वते का सत्यापन होता है, पता किया जाता है ये आदमी यहाँ रहता है कि नहीं रहता है। ये काम अगर आलसी से आलसी चुनाव का जो बीएलओ होता है वो भी होगा तो फ़ोन करके पड़ोस वाले किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पूछ लेता अगर मौके पे ना जाए तो। और 800 लोग एक कमरे के मकान पे, अच्छा सबके नाम अलग, जाति अलग, धर्म अलग, बड़ा एक गुलदस्ता था वो एक कमरा, 800 लोग। वहाँ राहुल गांधी और इनकी टीम ने जाके इन जगहों पर पड़ताल की तो पता चला कि वहाँ तो वो लोग, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी राहुल गांधी ने ये एक ऐसा पॉइंट है कि भाई ये जो गड़बड़ियाँ निकली, इससे पहली बार ये स्थापित हुआ कि हाँ भाई किस किस तरीके से धांधली की जाती है, हमको पता चल गया। चुनाव आयोग की इसके अंदर भूमिका है, इसको भी राहुल गांधी ने बहुत स्पेसिफिक तरीके से समझा दिया। भाई आपने काम सीसीटीवी, और नोटिस निकाला गया 40 दिन में सीसीटीवी नष्ट कर दिया जाएगा। अरे क्यों कर दिया जाएगा भाई? सीसीटीवी को संभाल के रखिए, कभी जांच के लिए जरूरत हो, कहीं जरूरत हो, क्योंकि अगर सीसीटीवी रहेगा बाद में तो कभी चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठ सकता है। सीसीटीवी रहेगा तो एक एक आदमी पता लग सकता है कितने लोगों ने पोल किया, क्योंकि कई जगहों पर आप जानते हैं ये आ चुका है कि वोट पड़ रहे हैं कुछ और मशीन से निकल रहे हैं कुछ और। लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी जो है उसको उड़ा दिया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें इसके साथ भी उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ कि चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, मतदाता सूची का तो अधिकार होता है ना कैंडिडेट का, तो दे रहा है तो कैसे दे रहा है? जिसको कंप्यूटर वाली ना होगी, कंप्यूटर वाली होगी तो जल्दी से कंप्यूटर से एआई की मदद से आप तुरंत डुप्लीकेट वोटर खोज लोगे। चुनाव आयोग जानता है नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करते हो कि जो वोटर लिस्ट लेके उनसे, उन्होंने कहा जो ये प्रिंट आउट देंगे हम, तो ठीक है भाई, प्रिंट आउट लेते हो तो उसको आप स्कैन कर लेते हो या उसका फ़ोटो खींच लेते हो, ऐसा समझ लो। फिर फ़ोटो खींच के उसको OCR से जो होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, उसमें उसको फिर पढ़ सकते हो आप, पढ़ के वो टाइपिंग में आ जाता है, समझ लो आप, फ़ोटो की लिखी हुई चीज़। फिर उस टाइपिंग वाली चीज़ से आप मिला सकते हो। तो इन्होंने क्या किया कि जो कॉपी दी ना चुनाव आयोग ने, उसको भी ऐसा कर दिया कि इसका फ़ोटो खींच के उसको टाइपिंग में बदला ना जा सके, उसको ब्लॉक कर दिया कि इसको OCR ना हो सके। सोचिए, इस तरह का PDF चुनाव आयोग ने दिया। तो चुनाव आयोग भी इसको क्यों छुपा रहा है? चुनाव आयोग का मकसद होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसको ठीक कराए, ठीक करके चुनाव कराए। तो गड़बड़ी है और कोई उसको पकड़ ना ले, इसके इंतजाम किए जाए, ये भी अपने आप बड़ा सवाल है। तो एक जो राहुल गांधी का पूरा जो पर्सनैलिटी इस पूरे मामले में निकल के आई, उसमें 2 चीज़ें हुई। एक तो ये समझ में आया कि राहुल गांधी क्या चीज़ है, ये अपनी आंखों से देख लो, ये वो नहीं है जो आपके व्हाट्सएप पे आता है। और दूसरा ये पता चला कि कैसे लाखों लाखों वोट इधर से उधर होते हैं। इस मामले में पहले भी खुलासे हो चुके हैं। तो ये काम कैसे होता है? अगर आपको ये लग रहा है ये जो काम होता है, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, उसके जिला अध्यक्ष कर लेते हैं, जिला महासचिव कर लेते हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसी आदमी को उठा के बनारस में भी वोट डलवाया जाना है, उसी आदमी को महाराष्ट्र में भी डलवाया जाना है, और ऐसे लाखों लोग हैं। तो ये काम पार्टी का कोई प्रदेश का पदाधिकारी नहीं करेगा, कोई जिले का पदाधिकारी नहीं करेगा, तो क्या कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी करेगा? तो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी अगर करेगा तो उसके पास टीम होनी चाहिए जो इस सबको मैनेज करे। उन 1 लाख लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अगर ऐसा कोई विंग होगा जो ये काम करेगा तो तुरंत लोगों को पता लग जाएगा। फिर क्या है?
बहुत सारी कंपनियां घूम रही हैं जो रोज़ रोज़ पहुंचती हैं और ये कर देंगे हम आपके लिए, वो कर देंगे। एक सवाल इसको लेकर उठा था, एक खुलासा हुआ था, एक घोटाला सामने आया था। उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से कुछ कंपनियां ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करती हैं, जिसमें इनके जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर के लोग हैं उनका इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टियों के, और ये इस तरह का इधर से उधर सूपड़ा साफ करने का काम करती हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरह के कॉरपोरेट्स किस तरह से विदेशी इन्फ्लुएंस वाले कॉरपोरेट्स होते हैं। इसलिए इसका भी अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई विदेशी सरकार भी अगर किसी देश में सरकार बनाना चाहे तो इन कंपनियों के माध्यम से कैसे वो पूरे मैंडेट को बदल सकती है। किसको बनना है वो बन जाएगा, किसको हटाना है वो हट जाएगा। तो आपको लग रहा होगा क्या अच्छा यही तरीका है धांधली का? ना, ये एक तरीका है जो राहुल गांधी ने पता लगाया, और ये धांधली का तरीका भी है ये भी पता नहीं है। ये बताता है कि चुनाव आयोग इतना गोबर गणेश है कि इतने बड़े स्तर पे उसके अपने सिस्टम के अंदर छेद थे जिसको वो पता नहीं कर पा रहा था। दूसरी बुरी बात एक और चुनाव आयोग की हमने हाल में देखी है, चुनाव आयोग एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कूदता है। कोई पार्टी एक पॉलिटिकल आरोप लगाती है तो चुनाव आयोग उस पर रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है, झगड़ा करता है, और जो कार्यकर्ता शिकायतें लेके जाते हैं उनको डिस्करेज करता है। ये लगातार आया सामने। ऐसा चुनाव आयोग पहले नहीं होता था, आप आइए तो आपसे मिलेंगे, बैठेंगे, आप भी पार्टी वो भी पार्टी, हमारी सारी पार्टी, और हम आपकी शिकायत लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो जो ईवीएम का मसला था वो अभी भी वहीं खड़ा है। जब उसकी जिस प्रकार की जानकारी और डिमांड की जा रही है, जब वो होगी तभी स्थिति सामने आएगी। बाकी रिगिंग है, शराब बांटना है, ये सब तो चल ही रहा है। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों को अगर आप मिला लो तो हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं वो लोकतंत्र कितना ईमानदार लोकतंत्र है, अंदाज़ा लगा लीजिए। और इस लोकतंत्र में आप चाह के भी अपनी पसंद का नेता नहीं चुन सकते हैं। आप वही चुनोगे जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जिनके पास अंबानी, अडानी, फडानियों का पैसा है, मोटा मोटा पैसा है, जो नंबर 1 में थोड़ा आ रहा है इलेक्टोरल बोर्ड से तो उसका 10 गुना 20 गुना बैकग्राउंड से आ रहा है, और वो फिर सारी चीज़ों को कब्जा कर रहे हैं कि वही तो पैसे खर्च कर पाएंगे सब चीज़ों पे, और वही राजा बन रहे हैं। तो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व घुस गया। मैंने इस पे हाथ रख दिया, मेरे पीछे किसी का हाथ है, मैंने जिस पे हाथ रख दिया वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। कंगना रनौत को देखिए, पहुंच गई। तो बहुत सारे केसेस हैं। जो भी है, ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में एक अच्छी सिचुएशन ये दिख रही है कि अब कोई अगर आपसे ये कहता है या मुझसे कहता है कि भाई विकल्प कहाँ है, विकल्प दिखाई दे रहा है। अब आपको लग रहा होगा मैं कांग्रेसियों वाली बात कर रहा हूँ। कांग्रेसी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेगा इसको वो यही कहेगा। नमस्कार, जय हिंद।